हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ रहे थे और कुछ परिभाषाओं में अपन ने सम इलेक्ट्रॉनिक तक परिभाषा पढ़ ली थी और अब अपन पढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक। कौन सी? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक किन्हें कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक किन्हें कहते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? समान। जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? समान। जैसे कि मैंने ये लिया 7 नाइट्रोजन 14 और 6 C 13। इसमें देखो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? A माइनस जेड और A माइनस जेड। तो 13 माइनस 6 करते हैं तो कितना आ गया है? ये 7 आ गया। और इसमें देखो 14 माइनस 7 करते हैं तो 7 आ जाता है। इस तरह से दोनों की संख्या कैसी आती है? यहाँ पे समान। तो ये एक दूसरे के कैसे हैं? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो इस तरह से अपन सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया तुम्हारा। अब है आइसोडाइफर। अगली परिभाषा क्या है? आइसोडाइफर। आइसोडाइफर किसे कहते हैं? जिनमें N-P समान हो, मतलब जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का अंतर कैसा हो? समान। ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का अंतर कैसा आता हो? समान, उन्हें अपन आइसोडाइफर कहते हैं। अब जैसे आइसोडाइफर किन्हें कहेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 6C 12 7 नाइट्रोजन 14 और 8 ऑक्सीजन 16। अच्छा, इसके लिए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन यानी कि 6 और इसके लिए 7 और इसके लिए 8। न्यूट्रॉन 12 में से 6 गए तो 6, 14 में से 7 गए तो 7, 16 में से 8 गए तो 8 निकाल लेंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमने निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है? N-P, यानी कि दोनों की संख्याओं में अंतर, यानी कि 6 माइनस 6 बराबर कितना आया? 0। 7 माइनस 7 बराबर 0। 8 माइनस 8 बराबर 0। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोडाइफर। आइसोडाइफर के बाद है एक और एग्जांपल, चलो इसमें से लेते हैं। जैसे 90 थोरियम 234 और 92 यूरेनियम 238। एक एग्जांपल ये भी है आइसोडाइफर का। अब यहाँ पे अपन न्यूट्रॉन देखते हैं। चलो प्रोटॉन देख लेते हैं। इसमें कितने हैं? 90 और इसमें 92। और न्यूट्रॉन 234 में से 90 गए तो कितने बचे? 4 की 4 और 9 और 4 13, यानी कि 144। ठीक है, इसमें देखो ये 6 और 2 8 और 9 और 4 13, 146। ठीक है, तो अब N-P निकाल के देखते हैं। तो 144 माइनस 90 और इसमें 146 माइनस 92। इसमें देखते हैं तो ये 4 बचा और ये कितना बचा? 144 9 और 5 14, 54 बचा है। इसमें देखो 4 और 9 और 5 14, 54। तो देखो दोनों में 54 आया है कि नहीं? तो यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं में अंतर कैसा हो? समान, तो उन तत्वों को अपन एक दूसरे का क्या कहते हैं? आइसोडाइफर। तो समझ गए मेरी परिभाषा भाई? ठीक है कि नहीं? तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद हमने विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ लिया। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक और तुम्हारा समस्थानिक, संभारिक, आइसोडाइफर, और एक और परिभाषा है आइसोस्टर्स। देखो अगली हेडिंग है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स किसे कहते हैं? जिनमें
परमाणु या आयनों की संख्या कैसी होती है? परमाणु या आयन की संख्या कैसी हो? समान। जिनमें संकरण भी कैसा हो, या अपन ज्यामिति कैसी हो? समान। संकरण भी कैसा होना चाहिए? समान। तो ऐसे अणुओं को या समूहों को या यौगिकों को अपन क्या कह देते हैं? आइसोस्टर्स। दो या दो से अधिक अणु या यौगिक ही होंगे ये, क्योंकि जब ज्यामिति बन पाएगी, परमाणु नहीं होंगे। तो जिनमें परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए, उनका संकरण भी समान होना चाहिए, ज्यामिति भी कैसी होनी चाहिए? समान। जैसे अपन देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो CH4 का ले लेते हैं और एक NH4+। इसको अपन कहते हैं मेथेन और इसको कहते हैं अमोनियम आयन। ठीक है। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या देखते हैं, परमाणु संख्या। इसमें टोटल परमाणु कितने हैं? 4 और 1 5, और इसमें 4 और 1 5। देखो परमाणुओं की संख्या समान है। संकरण देखते हैं, संकरण का टॉपिक अगले उसमें आएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसका sp3 और इसका भी कैसा आता है? sp3। ज्यामिति इसकी भी चतुष्फलकीय है और इसकी भी कैसी होती है? चतुष्फलकीय। क्योंकि अगर संकरण समान है तो ज्यामिति भी कैसी आती है? चतुष्फलकीय, समान। तो इस तरह से तीनों कंडीशन अगर लागू हो रही हैं तो ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोस्टर्स। चतुष्फलकीय ज्यामिति इस तरह से होती है, नीचे की तरफ 3 टांग होती हैं, ऊपर की तरफ 1 टांग होती है। H H H और सेंटर में क्या होता है? C। ऐसे ही N H H H और यहाँ पे H, और इसमें क्या लगा हुआ होता है? प्लस। ठीक है। तो आइसोस्टर्स इन्हें कहते हैं। समझ में आ गया? तो 3 कंडीशन लगनी चाहिए, परमाणु या आयनों की संख्या समान होनी चाहिए, ज्यामिति समान होनी चाहिए और संकरण समान होना चाहिए, तब ही वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोस्टर्स। चलिए यहाँ पे ये सभी डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे देखते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल है, तो इस रदरफोर्ड के मॉडल को देखते हैं भाई। देखो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देने के लिए एक प्रयोग किया था, और वो प्रयोग कौन सा था भाई? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था कि उसने एक सोने का टुकड़ा लिया और सोने के टुकड़े को छीलते जाएं तो एक बारीक सी पतली पन्नी निकल के आएगी। ठीक है। उस बारीक सी पतली पन्नी के ऊपर उसने अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो मैं यहाँ पे एक सोने की पतली पन्नी का एक परमाणु ले रहा हूँ, सोने का। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? तुम्हारा न्यूक्लियस। अब उसने अल्फा कणों की बमबारी करवाई और यहाँ पे उसने एक पदार्थ रख दिया और इस पे किसका लेप कर दिया? उसने जिंक सल्फाइड का। किसका? जिंक सल्फाइड का, कि जो विक्षेपित कण हैं उनको पहचान लेंगे। ZNS का लेप कर दिया और ये ZNS का लेप हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अल्फा कणों की जब बौछार करवाई तो उसने देखा कि कुछ अल्फा कण तो सीधे ही निकले जा रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भैया कोई भी नहीं है, धुआंधार निकल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो देखो एक भी अल्फा कण नहीं रुक रहा है, सीधे की सीधे जा रहे हैं कि नहीं, और ये सीधे की सीधे जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होने लग गए थे। ये देखो मैंने कुछ अल्फा कण विचलित कर दिए। जैसे जैसे नाभिक के समीप आते जाएंगे विचलन की मात्रा और बढ़ती जाएगी। ये देखो। ठीक है। और बहुत एक कण ऐसा था जो अपने मार्ग पर वापस लौट के आया। एक कण ऐसा था जो अपने मार्ग पर वापस लौट के आया। तो उसने ये वाली घटना को देख के उसकी खोपड़ी एकदम से खटक गई। यार ये कण
क्यों एकदम से वापस आया, ये कण एकदम से वापस क्यों आया, और कुछ तो सीधे निकल गए और कुछ टेढ़े रह गए, क्यों? तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ ऐसा मैटर रखा हुआ है जो इन एल्फा कणों को क्या कर रहा है, प्रकीर्णित, यानी कि उन्हें प्रतिकर्षित कर रहा है। एल्फा कण किन्हें कहते हैं? एल्फा कण का मतलब होता है 2He4 प्लस 2, इसको एल्फा कण कहते हैं। एल्फा कणों पर धनावेश होता है और ये इससे प्रतिकर्षित होकर वापस अपने मार्ग पर आया है, और ये इससे प्रतिकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस पे भी धनावेश होता है और इन एल्फा कणों पर भी क्या होता है, धनावेश। इसके कारण ये क्या हो रहे थे, प्रतिकर्षित। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अगर आकर्षित होते तो फिर वो विक्षेपित ही नहीं होते, वो भीतर ही समा जाते। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से वो प्रतिकर्षित हुए। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि यार इस परमाणु के भीतर कोई ना कोई ऐसी ठोस पदार्थ भरा हुआ है जो मतलब इनको लगातार प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये वाली बात थी, और इसी को ही रदरफोर्ड का क्या कहते हैं, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष निकले? पहला निष्कर्ष तो ये निकला, फिर उसने अपना मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं, और उसने मॉडल में क्या क्या पॉइंट रखे। पहला पॉइंट ये रखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला, क्योंकि ज़्यादातर जो एल्फा कण हैं वो सीधे निकल रहे थे कि नहीं, तो अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला। दूसरी बात उसने ये बताई थी कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरी बात ये बताई थी उसने कि परमाणु का समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक। परमाणु का समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे अपन क्या कह देते हैं, नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं जैसे सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता रहता है, ग्रह। चौथी बात क्या बताई थी उसने कि यहाँ से अपन यूँ कहें कि इस नाभिक का समस्त धनावेश इलेक्ट्रॉन के समस्त धनावेश के कैसा होता है, बराबर, और इसी कारण परमाणु कैसा होता है, उदासीन। ठीक है? तो ये वाले उसने मुख्य पॉइंट दे दिए कि परमाणु का अधिकांश भाग चक्कर वो खोखला होता है और उसका समस्त द्रव्यमान और धनावेश पूरी तरह से वितरित नहीं होता है, एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। और इसका समस्त धनावेश इलेक्ट्रॉन के समस्त ऋणावेश से कैसा होता है, बराबर। इसी कारण परमाणु कैसा होता है भाई, उदासीन होता है। तो ये वाली बात बता दी इसने, रदरफोर्ड ने। और फिर उसने ये भी कहा था कि इसको ग्रहीय मॉडल भी कह देंगे। कौन सा मॉडल कह देंगे, ग्रहीय। और इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है उनको क्या कह दिया उसने, कक्षा या कक्ष। एक नाम भी दे दिया उसने कि कक्षा या कक्ष। तो इस तरह से ये उसने रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दिया और अपना ये मॉडल दे दिया। तो फिर इसके ड्रॉबैक भी आ गए। फिर क्या आ गए, इसके ड्रॉबैक यानी कि कमियां भी आ गई कि भाई तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। एक मैक्सवेल नाम का वैज्ञानिक था, उसने रायता फैला दिया। उसने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या कर दी, खोज। क्या कर दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज कर दी, विद्युत चुंबकीय विकिरण। किसकी खोज कर दी, विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज कर दी थी। उसने बताया था कि कोई भी अगर आवेशित कण है, प्लस हो चाहे तुम्हारा माइनस हो, अगर ये गति करेगा तो इसमें से एक विशेष प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन होगा, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण। और विद्युत चुंबकीय विकिरण जब उत्सर्जित होती है तो उसकी ऊर्जा में क्या आती है, उस चार्ज पार्टिकल की ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है?
और कमी आती है तो फिर वो धीरे धीरे कैसा होता जाता है, स्लो। एक जनरल एग्जांपल अपन लोगों का ही देखें, जैसे हम खूब खाना पीना खा के नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। शुरुआत में हमारी गति कैसी होगी, तीव्र होगी, धीरे 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 अपने आप क्या होती जाएगी, कम। क्योंकि हम में से किसका लॉस होने लग जाता है, एनर्जी का। होता है कि नहीं? शुरुआत में अपन पढ़ाई बड़ी जोर शोर से करते हैं, फिर धीरे 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 स्लो होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी का ह्रास होता है, एनर्जी की कमी आती है। तो यही बात इस मैक्सवेल ने कही थी कि भाई जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसमें से भी ऊर्जा की कमी होनी चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसमें से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेंगी, और विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेंगी तो इसकी ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो धीरे धीरे ये इसके पास आता जाएगा। क्योंकि आकर्षण तो लगातार लग रहा है, दोनों के बीच में विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इसके पास माइनस और इसके पास क्या है, प्लस। तो ये पास आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु कैसा हो जाएगा, अस्थायी। तो परमाणु कैसा हो गया भाई, अस्थायी। लेकिन वास्तव में परमाणु अस्थायी होता है क्या, परमाणु कैसा होता है, स्थायी। तो यहाँ पे आके ये रदरफोर्ड मार खा गया। वैसे अच्छा वैज्ञानिक था, इसने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था, हमें बहुत सारी चीज़ों को जानकारी दे दी थी, ठीक है, काफ़ी चीज़ों को बता दिया था। तो बहुत बढ़िया आदमी था ये, और वास्तव में इसने मेहनत की थी। फिर इसके सारे और भी वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने इसके मॉडल को चुरा लिया और धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर करके अपने अपने मॉडल देते रहे। बताऊंगा आगे क्या होता था। तो ये वाली बात है, ये है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और उसके अलावा भी जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं, तो ये भी छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखा। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखा। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में भी इसने कोई जानकारी नहीं दी। तो दो ड्रॉबैक हैं इसके, दो कमियां हैं। पहली तो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो ऊर्जा का ह्रास करेगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप आता चलेगा और अंत में कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, और जिससे परमाणु कैसा हो जाएगा, अस्थायी। लेकिन वास्तव में परमाणु कैसा होता है, स्थायी, ठीक है। और दूसरी बात उसने ये बताई थी कि परमाणु जो ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो होती हैं, इनके बारे में भी ये व्याख्या नहीं कर पाया था। तो इस तरह से ये रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके रदरफोर्ड ने अपने हाथ छोड़ दिए और उसने कहा कि भाई जितना मैं बता सकता था उतना मैं बता दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानिए। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं कि क्या हुआ। देखो, अगला मॉडल पढ़ने से पहले कुछ एक सूत्र भी पढ़ेंगे, और पहले अपन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में जानकारी लेते हैं। क्रम से ही चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम बीच बीच में घुसा रहे हैं। ये टॉपिक ऐसी तरह से हैं तुम्हारी बुक में भी, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें देखो, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की खोज किसने की थी, मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और इसने क्या बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आवेशित कण है, और वो कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति। कैसी? त्वरित गति, जोरदार बढ़ती हुई गति, ठीक है कि नहीं, त्वरित गति करता है, तो उसमें से विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। कोई भी आवेशित कण है और वो आवेशित कण यदि त्वरित गति करता है तो उसमें से कौन सी एनर्जी का, कौन सी विकिरणों का उत्सर्जन होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। फिर इसके बाद इसने विद्युत चुंबकीय विकिरण के क्या दे दिए थे, कुछ प्रॉपर्टीज दी, यानी कि कुछ गुण दिए। पहली बात इसने ये कहा था कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही मौजूद होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उपस्थित होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। वो भी कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत उपस्थित होते हैं, और लंबवत उपस्थित होने के कारण इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति। कैसी, अनुप्रस्थ प्रकृति। ठीक है कि नहीं। तो पहली बात यह है कि इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत। देखो जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये मैंने विद्युत क्षेत्र लिया, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, मान के चलो, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, तो यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा, लंबवत। कैसा होगा, लंबवत, इस तरह से। ठीक है, लंबवत। कहने का मतलब ये है कि अगर विद्युत क्षेत्र यूं चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र यूं चलेगा, एक दूसरे के लंबवत। ये यूं और ये यूं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये इस तरह से गति करती हैं, ऐसे। ठीक है, तो दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति। दूसरी बात है कि इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। कैसे, निर्वात में भी गमन कर सकती है वायु, मतलब निर्वात यहाँ पे वायु नहीं हो। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसके लिए मुझे मीडियम की आवश्यकता है, जैसे अगर वायु नहीं हो तो मेरी आवाज़ तुम तक पहुँचेगी नहीं। ऐसे ही जल की तरंगें हैं, उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जल की, अगर जल नहीं होगा तो वो जल तरंगें उत्पन्न नहीं होंगी। तो ऐसे ही कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, उन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चाहे माध्यम हो और चाहे नहीं हो, ये तो संचरित होंगी। ठीक है। तीसरी बात यह है कि इन सभी का वेग कैसा होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। किसके बराबर होगा, प्रकाश के वेग के बराबर, यानी कि c के बराबर होगा, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बराबर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। इसके अलावा अपन देखें तो ये भी कई तरह की होती हैं तुम्हारी, एक तो तुम्हारी सूक्ष्म तरंगें, एक तो तुम्हारी रेडियो तरंगें, और एक तुम्हारी सूक्ष्म तरंगें, और एक तुम्हारी अवरक्त तरंगें, और एक तुम्हारी प्रकाश तरंगें, और एक तुम्हारी पराबैंगनी तरंगें, और एक एक्स किरणें, और एक गामा। तो 7 हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये विभिन्न प्रकार की क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें से केवल जो प्रकाश तरंगें हैं वो ही हमें दिखाई देती हैं, और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है कि नहीं। अब अपन देखते हैं इन सभी का वेग यही होता है 3 × 10⁸, और इनको विभिन्न अभिलक्षणों से प्रदर्शित कर देते हैं अपन। 5वां पॉइंट है जैसे कि तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इनकी भी छोटी छोटी डेफिनेशन है। तरंग दैर्घ्य, आवर्त काल और आवृत्ति, तरंग गति, आयाम, ऐसे कुछ इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जिनके द्वारा इन तरंगों को अपन प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हुई तुम्हारी विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की खोज मैक्सवेल ने की थी, और क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो उसमें से निकलने वाली विकिरणों को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण। इनके गुण ये हैं कि इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत, और ऐसी प्रकृति को अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति। इन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं।
इनका वेग प्रकाश के वेग यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये 7 प्रकार की होती हैं, रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, प्रकाश, परावैंगनी, एक्स किरणें और गामा किरणें। और इन्हें विभिन्न मात्रकों या विभिन्न गुणों अभिलक्षणों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, इस तरह से। ठीक है, और भी हैं। तो अगली वीडियो में हम इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे और इन पे आधारित कुछ न्यूमेरिकलों को भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में अपन पुनः मिलेंगे। ठीक है।